अरे वो छूना ही गुनाह है जो है इनको। सब ऐसे ही है सिस्टम, सरकारी व्यवस्था। देखो सिलेबस जो है उसमें 2 पेपर है, इसका एनडीए का, ठीक है। एनडीए के पेपर में दो, एनडीए के 2 पेपर होते हैं। एक होता है मैथ का, ठीक, और दूसरा होता है जीएटी गैट, ठीक। जीएटी का क्या मतलब है? जनरल जनरल एबिलिटी टेस्ट, ठीक, जनरल एबिलिटी टेस्ट। अब इसमें शब्द जुड़ा हुआ है जनरल, शब्द इस्तेमाल किया गया है जनरल। जनरल का मतलब जो भी चीजें आएंगी वो सामान्य तौर पर आएंगी। क्या क्या आता है इसमें? इसमें आते हैं क्वेश्चन 150। कितने? 150 क्वेश्चन होंगे। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल कितने नंबर हो गए? 600 मार्क्स। 600 नंबरों का ये पेपर होता है। अब 150 नंबरों में आता क्या है? 150 नंबरों में 50, 150 क्वेश्चनों में 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के। 50 क्वेश्चन किसके? इंग्लिश के 50। 50 में साइंस आ गई आपकी, ठीक है। और बाकी जो बचे 50 उसमें जीएस आएगी, ठीक। अब साइंस भी कौन सी वाली आएगी? जनरल साइंस आएगी। कौन सी आएगी? जनरल साइंस आएगी। तो जनरल साइंस में क्या है? जनरल साइंस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो हाई स्कूल लेवल का होता है। हाई स्कूल स्टैंडर्ड ज़्यादातर साइंस पूछी जाती है, जैसे बायो। अब बायो अगर गणित वाले स्टूडेंट से पूछी जाएगी तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाएगी, सिंपल आती है। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती। फिजिक्स जनरल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और वो सब नहीं आते। इस बार का पेपर हुआ है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल और बड़े बड़े क्वेश्चन इस टाइप का कुछ भी नहीं है ना, बहुत ईजी आती है। अब होता क्या है कि हम लोग इंटर वाली फिजिक्स में लगे पड़े रहते हैं, हमें लगता है इंटर की आएगी। इंटर की फिजिक्स का कोई मतलब नहीं आता, इंटर की केमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो जनरल साइंस का आएगा। जनरल साइंस होती है कक्षा 10 तक, ठीक है। तो और बाकी जीएस में तो जानते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो कि पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश में क्या आएगा? इंग्लिश में मामला देखिए क्या है, डिफरेंट। इसमें भी ये मान के चलिए कि 50 में से 30 क्वेश्चन तो खाली वोकैब से आएंगे। 50 में से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ओनली वोकैब्स, ओनली वोकैब्स। वोकैब्स
समझते हैं क्या होता है? वोकैबुलरी शब्द जिसमें आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, है ना, इस टाइप के जितने भी शब्द हैं वो आपसे अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन तो खाली इसी के हो गए। अब बचे 20। कितने बचे? 20। तो इस 20 में आपसे करेक्शन वाले क्वेश्चन पूछता है, सेंटेंस एरर वाले, अरेंजमेंट पूछता है, 4 स्टेटमेंट, मतलब 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा इनको क्रम से लगाइए, या पैराग्राफ देगा, उसमें आपसे पूछेगा बीच बीच में भरने दीजिए, है ना। तो मतलब इस टाइप के कई सारे टाइप क्वेश्चन हैं जो पूछ सकता है। लेकिन जो सॉलिड चीज़ें हैं, एनडीए का पेपर बिल्कुल ही पहले से ही बना बनाया होता है, खाली मटेरियल चेंज होता है, सिस्टम बिल्कुल वैसे का वैसा रहता है, मशीन वही है। तो तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं, सब पता होता है क्या पढ़ना है, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं। उसके बाद ठीक है, ये हो गया गणित। अब गणित में जनरल शब्द नहीं लगा है, जनरल मैथ नहीं, मैथ में जनरल नहीं लिखा उसका, मैथ में मैथ सीधा लिखा है। और ये जो मैथ आएगी आपकी, इसका जो बेस होगा वो 12 होगा, 11 12। बेस क्या होगा? 11 एंड 12। अब मैंने बेस क्यों शब्द यूज किया? क्योंकि 11 12 की मैथ आएगी, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप से आता है, अलग स्टाइल में आता है। अच्छा 12 11 में जो सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पे नहीं है, थोड़ा शॉर्टकट है, थोड़ा सा जल्दी करना होता है, तो अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप लगा रहे हैं खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का आता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 नंबर का नहीं है, एक क्वेश्चन 2.5 है। कितने नंबर का? 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो 2.5 नंबर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 120। तो कुल कितने नंबर हो गए? 300। कितने नंबर हो गए? 300 नंबर की गणित आती है, जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 2.5 नंबर। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2.5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो उस क्वेश्चन की एक लिमिट होगी, एक उसकी जो उसका जो लेवल होगा उसकी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, बल्कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता, सारे क्वेश्चन 2.5 नंबर थोड़ी होते हैं, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही जैसे लगभग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये बात समझ। उसके बाद देखिए माइनस मार्किंग भी यहाँ होती है। जैसे अभी तक अभ्युदय में जो पेपर लिए गए उसमें माइनस मार्किंग नहीं था। अभी जो आपसे पेपर लिए गए पिछले जो भी सत्र में, उसमें आपसे माइनस मार्किंग का कोई पेपर नहीं दिया गया, मतलब माइनस मार्किंग नहीं की गई। नहीं, यही जो होते रहे क्लास में। लेकिन अब क्या होगा, अब ऊपर से ही आ गया है आदेश कि जो पेपर लिए जाए बच्चों से वो माइनस मार्किंग के साथ लिए जाए, मतलब उसमें माइनस मार्किंग वाला सिस्टम रहे, बना रहे, ताकि थोड़ा सा उसी हिसाब से अंदाजा लगे आपको करने का, ठीक। तो आप जो भी पेपर होगा वो यही रहेगा। अच्छा, माइनस मार्किंग है कितनी यहाँ पे? 1/3 माइनस मार्किंग है कितने की? 1/3। कितने की? 1/3। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 नंबर आपका कट जाएगा, जितने का क्वेश्चन है उसका 1/3। तो एक बात बताओ, एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, तो 2.5 का 1/3 कितना होगा? पॉइंट हटाओ, 0 दो, 5 से काटो 25, 5 बार 5 से 6, 5/6 आया। अब 5 में 6 से भाग दो, पॉइंट लगेगा, 50 बनेगा। फिर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 8, 6 48, ऐसे कर लो, पॉइंट लगाया 0 है, 6 48,
2 बचा है, फिर 0 बढ़ाओ, फिर 6 से कितनी बार, 3 बार, 18, फिर देखो 2, फिर 0, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे चला जाएगा। मतलब 0.833 की यहाँ पे बाकी है, माइनस कट जाएगा आपका 0.83 नंबर। कितना? 0.83 नंबर। और यहाँ पे अगर 1/3 की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 4/3 है, जब काटेंगे तो आएगा 1.33, ठीक है। तो यहाँ पे जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 की है, और अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1.33 नंबर कटेंगे। तो वो देखने में लग रहा है बड़ा अजीब तरीके से आप सेट किया पेपर, ये तो कैलकुलेट करने में बहुत समस्या है, चेक करने में भी बहुत तकलीफ है। तो क्यों ना ऐसा कुछ कर दो कि यार 1/3 की जगह 1/4 कर दे, तो क्या दिक्कत है? ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये सब प्रश्न आने का हमारे पास राइट नहीं है। हमारे मन में प्रश्न आगे क्या होगा? वो तो जो पेपर का तरीका है वो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे इंडिया में एक और पेपर होता है एसएससी का, सुना है? आप में से बहुत सारे लोग आगे चल के आने वाले समय में इस एग्ज़ाम से ज़रूर फेस करेंगे आप, मतलब इस एग्ज़ाम को बिना फेस किए आज के समय में तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो आगे बढ़े। इंटर पास करने के बाद सबसे पहला जो सामना होगा आपका सरकारी नौकरियों के लिए सबसे बड़े लेवल पे, वो एसएससी से ही होगा, एनडीए से भी बड़े होगा, क्योंकि एनडीए में तो लिमिटेड टाइम होता है, अगर हो गया ठीक, नहीं हो गया तो काम। एसएससी में बहुत लंबे समय तक पेपर दे सकते हैं आप, 25 साल तक उम्र है इसमें, मतलब बहुत सारे नौकरी, मतलब बहुत सारे उसमें डिपार्टमेंट में, और बहुत सारे डिपार्टमेंट में 27 तक, ठीक है, स्टार्टिंग इंटर से बता देते हैं। देखो उसमें होता क्या है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको, इसको हटा दें। एसएससी और सीडीएस इनका सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, ठीक है। अब एसएससी जो है इसका मतलब है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसके सामने वर्ड यूज किया गया क्या? स्टाफ। और स्टाफ क्या होता है? कर्मचारी। मतलब एसएससी किसकी भर्ती करता है? कर्मचारी। और एक है यूपीएससी, ये जो एनडीए पेपर है, यूपीएससी पेपर लेने वाली एक संस्था, यूपीएससी पेपर को लेने वाली एक संस्था है, जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संस्था है हमारे देश के अंदर। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और जो एनडीए का पेपर है वो कौन लेता है? तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए का अगर पेपर यूपीएससी ले रही है तो यूपीएससी देश की सबसे बड़ी संस्था है, तो अपने आप में पेपर का लेवल बढ़िया होगा, घटिया नहीं हो सकता, क्योंकि तो यूपीएससी के माध्यम से जितनी भी नौकरियां हैं, ठीक है। एक और बहुत अच्छी जॉब है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है बहुत शानदार, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता है बात। एक जॉब है इसमें सीपीएफ की, सीपीएफ यूपीएससी के अंदर,
यूपीएससी ही देता है पेपर। सेंट्रल पुलिस फोर्स, सीपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स, इसका पेपर भी यूपीएससी ही लेती है। और हमेशा एक बात ध्यान रखें कि अगर यूपीएससी किसी पेपर को लेगी तो जीएस बहुत बढ़िया पूछेगी। यूपीएससी की क्वालिटी यही कि वो जीएस बहुत बढ़िया लेवल का पूछता है। तो ये जो सीपीएफ का पेपर है इसमें भी जीएस का लेवल बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत बढ़िया आता है। और ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा पेपर डिपेंड करता है किस पे? दो चीज, अंग्रेजी और जीएस। गणित का कोई खास रोल नहीं है यहाँ पे। यूपीएससी के पेपरों में गणित का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, केवल एनडीए एक अपवाद है। सीडीएस भी यूपीएससी लेती है, सीडीएस भी यूपीएससी ही लेती है, सीडीएस एनडीए दोनों यूपीएससी लेती है। हाँ नहीं, सीडीएस में इंटर लेवल नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हाई स्कूल लेवल। तो तुम्हें क्या लगता है हाई स्कूल लेवल इंटर लेवल से ज़्यादा खतरनाक है? इस बात को दिमाग से निकाल दो। हाई स्कूल जो लेवल है वो इंटर लेवल से ज़्यादा भयानक है। इंटर लेवल ठीक है क्योंकि इंटर लेवल में एप्लीकेशंस हैं गणित के, तो लोग पता होता है 90% लोगों को यही लगाना। हाई स्कूल की गणित बड़ा लोचा है, उसका मामला ही अलग है, तो उसमें ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो उसको आप कमजोर ना समझें, उसका लेवल बहुत हाई है, हाई स्कूल लेवल। अब इसमें जो पेपर होता है इसमें बनते क्या है, इसमें क्या बना है? जैसे आपने देखा होगा ये जो इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल पुलिस, तो सेंट्रल पुलिस कौन सी होती है? सेंट्रल पुलिस फोर्स लिखा हुआ, कौन है सेंट्रल पुलिस फोर्स? जैसे आपने देखा होगा जो सेनाएं, एक तो आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया, पुलिस पता ही है। उसके अलावा जो सेनाएं जैसे आईटीबीपी, कौन सी? आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, ठीक है, सीआरपीएफ, वो तो सेना की होगी। बात समझो, ये जो चार मैंने लिखी यहाँ पे फोर्स जो है इनकी भर्ती अलग से निकलती है, लेकिन वो सेना की भर्ती होती है, सेना वहाँ पे जाके आप सेना होती है। लेकिन ये जो यूपीएससी लेके भेज रही है इससे सीधा अधिकारी बनाती है। मतलब जैसे लेफ्टिनेंट होता है आर्मी में वैसे ही सेम पोस्ट है सीपीएफ की इनमें, क्योंकि इनको जो लीड करेगा वो एनडीए वाला थोड़ी ना होगा। लेफ्टिनेंट तो आर्मी में होता है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट्स नहीं होते हैं, यहाँ पे कमांडर्स होते हैं, ठीक है। और वो कहाँ से आते हैं? बढ़िया जॉब है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है। तो ये जो अधिकारी बनते हैं वहाँ से, तो वो यहाँ पे तैनात होते हैं, इस पोस्ट पे जा सकते हैं। अगर बहुत अच्छा, इनमें से सबसे अच्छे नंबर, अगर मानिए सबसे अच्छे नंबर है आपके, तो आपको कौन सी फोर्स मिलेंगी इसमें से? नहीं, सीआईएसएफ सबसे बढ़िया जिससे माना जाता है। इन चारों में जो सबसे बढ़िया है वो कौन है? एक नंबर, सबसे पहले यही भरेगी, फिर ये भरेगी, फिर ये भरेगी, और फिर सबसे अंत में आईटीबीपी, क्योंकि आईटीबीपी का मतलब है इंडियन तिब्बत भारत पुलिस। क्यों इंडियन तिब्बत? ये क्या करती है? ये फोर्स क्या करती है? ठंडा पानी पिएगा, बड़ी मुश्किल से
बड़ी मुश्किल से नहीं कर पाया। बोला आईटीबीपी, इंडिया तिब्बत भारत पुलिस, इसका मतलब है इंडिया और तिब्बत। तिब्बत क्या है? कहाँ है? पाकिस्तान में? चाइना में? चाइना में है। तिब्बत कहाँ है? चाइना में। तो चाइना और इंडिया के बॉर्डर जो फोर्स लगती उसको आईटीबीपी कहा जाता है। और ये कब बनाई गई थी? जब चाइना ने हमारी बहुत बड़ी जमीन हथियाई। नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी को दया आ गई, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, हम दोनों भाई भाई। नेहरू जी ने थोड़ा दूर का सोचा कि यार भाई भाई वाला सिस्टम बना लेंगे, बड़ा देश तो है ही है, शक्ति बढ़ जाएगी हमारी। और उस समय भारत भी कमजोर ही था। लेकिन वो ये भूल गए थे कि जो जो चीज़ युद्ध से पैदा होती है वो युद्ध की ये मांग करती है। चाइना एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने युद्ध हुए हैं, और गृह युद्ध मतलब आपस में अंदर ही। तो ये जो वहाँ के जो राष्ट्रपति और ये जो वहाँ की सेना है वो इतने युद्ध देख चुकी है कि अब वो आने वाले समय में युद्ध के लिए तैयार है। अब वो जानती है कि अब युद्ध में अगर अब हारे तो मामला ठीक नहीं रहेगा, इसलिए जीतना है किसी तरह से। तो उसने क्या किया कि कब्जा कर लिया भारत के बहुत बड़े क्षेत्रफल में। हाँ, वही पूरा इंडो चाइना जो पूरा एरिया है, लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख तिब्बत सब एक ही है, ठीक है ना। लेकिन अब कोई छोटा मोटा एरिया तो नहीं, बहुत बड़ा एरिया है, हजारों एकड़ में। तो लगभग 4-5 हजार एकड़ जमीन चाइना ने कब्जा ली। तो बाद में नेहरू जी ने कहा कि अरे यार तो वैसे भी ऊसर जमीन थी, ले गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जमीन चाहे ऊसर ही क्यों ना हो, देने का अधिकार नहीं। भाई जमीन ऊसर क्या होता है? उन्होंने कह दिया कि अरे यहाँ कुछ होता नहीं, खेती वेती निकले जाए। तो खेती तो बहुत सारे एरिया में नहीं होती, तो क्या सब दूसरे को देंगे? फिर वो चाइना अंदर तक आ गई। तो फिर एक पुलिस बनाई गई, एक फोर्स बनाई गई स्पेशल। कौन सी? आईटी। ये जितने भी फोर्स आप देख रहे हैं भारत देश में, ये सब किसी न किसी बहुत बड़ी घटना की बात बनाई गई। बड़ी बड़ी घटना हो गई तो एक अलग से फोर्स बना दी गई आईटी। ये जो सीआईएसएफ है, ये क्या है? बीएसएफ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये तो पहले से ही है पास। ये तो हर तरह के बॉर्डर की सिक्योरिटी है, चाहे वो चाइना बॉर्डर हो, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे वो गुजरात बॉर्डर हो, चाहे वो बांग्लादेश बॉर्डर हो, ये बॉर्डर पे है। सीआईएसएफ ये क्या है? सीआईएसएफ इसका क्या काम है? सीआरपीएफ बताओ। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। आप देखिए रिजर्व शब्द यूज किया गया। रिजर्व क्यों? रिजर्व ये रिजर्व रखी जाती है हमेशा। सीआरपीएफ वाले कुछ नहीं करते, खाली पूरे साल फालतू पड़े रहते हैं। ऐसे कैंप लगाए जंगलों में, सरकार पैसा देती रहती है, अपना खाते बनाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बीच बीच में कोई कभी कभी माओवादी आतंकवादी
इनकी गाड़ियाँ उन्हें उड़ा दी, उसमें 10-15-20 मिनट की पड़ जाती, क्योंकि ये जो फोर्स है ये रिजर्व रखी हुई है। अगर कभी अचानक से फोर्स की जरूरत पड़े, अब पुलिस वाले जो पुलिस अपनी नौकरी कर रहे हैं, अगर वो अचानक आ जाए कि 10,000 पुलिस करनी चाहिए 10 मिनट के अंदर, तो कहाँ से आ जाएगी यार? हर आदमी अपनी जगह पे ड्यूटी कर रहा है, आते आते उसको एक दिन लग जाएगा, आर्मी अपनी जगह बिजी है। तो इसीलिए फोर्स को रिजर्व रखा गया है कि अगर कोई न मिलेगा तो सीआरपीएफ हमेशा तैयार रहती है। अगर यहाँ से लेटर गया, आदेश गया कि 10,000 चाहिए, तो 10,000 वो तैयार है, खटाखट वार्डे से हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, आ जाएगा। समझ गए? इनका काम ये है रिजर्व, जब काम पड़ेगा तब बुलाएंगे, वरना कोई काम नहीं पड़ेगा। ये काम है सीआरपीएफ। सीआईएसएफ इसका फुल फॉर्म मैं भूल रहा हूँ, सेंट्रल, अच्छा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स सिक्योरिटी फोर्स। अब जरा ये बताओ, इंडस्ट्रियल क्यों लिखा गया? इंडस्ट्री क्या होती है? कंपनियां, कहीं पे इंडस्ट्री लगी है, इंडस्ट्रियल एरिया, जैसे झारखंड पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के वहाँ पे क्या है सेंटर है। मुंबई इंडस्ट्रियल एरिया, बेंगलोर इंडस्ट्रियल एरिया, कानपुर भी काफी इंडस्ट्रियल है। तो ये जो फोर्स होती है इंडस्ट्री की सुरक्षा के लिए होती है। जैसे मान लो तुमने कंपनी बनाई, एग्जाम्पल, अब वो कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है उसमें कम से कम 10-20 हजार लोग काम करते हैं, तो अब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी 10,000 लोगों की आपकी नहीं है, सरकार की। तो वहां पर जो फोर्स काम करती है उसको बोला जाता है सीआईएसएफ। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मेट्रो, जैसे आप दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो क्या है? इंडस्ट्री, मेट्रो इंडस्ट्री है पूरी, तो मेट्रो की सुरक्षा कौन करेगा? सीआईएसएफ कौन करेगा? वहाँ पे जो फोर्स लगी रहती है वो सीआईएसएफ है, ना तो वो बीएसएफ है, ना वो सीआरपीएफ है, ना वो पुलिस है, तो कौन? सीआईएसएफ। रिलायंस की जो सेंटर्स खुले हुए हैं या टाटा के जो सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ पे होती है ड्यूटी, जिसकी होती है सीआईएसएफ। ताजमहल, लाल किला, यहाँ पे आपको कौन मिलेगा? सीआईएसएफ को इंडस्ट्री थोड़ी है, सीआरपीएफ। इस सीआरपीएफ का काम है पड़े रहना, तो पड़े रहने के लिए उनको बढ़िया दे दिया जाता है, आप एक आध किला भी पड़े रहो, थोड़ा बहुत देखे सुने रहना और पड़े रहिए। तो जितनी भी इस तरीके की मॉन्यूमेंट, मतलब इस तरीके से स्मारकें हैं, स्मारक, लाल किला, ताजमहल, है ना, कुतुब मीनार, यहाँ की सुरक्षा के लिए किसको रखा गया? सीआरपीएफ। बोल दिया गया कि यही अपनी व्यवस्था कर लो, आराम से रहो, यहीं पे खाओ बनाओ और देखे रहना, कोई आतंकवादी हमला ना। तो क्या करते हैं, आपस में ड्यूटी लगा लेते हैं दूसरे की, है ना, वो बैठा रहता आराम से, तो वो आराम से जो है बाकी तो काम करते रहते हैं, 8 घंटे बाद दूसरी ड्यूटी लगा, तो सिक्योरिटी होती रहती है और उन लोगों को होता है बढ़िया रहने का स्थान भी मिल जाता है। जैसे आगरा विधानसभा में आप जाइए तो एक पूरा एरिया कवर कर लिया है तो बढ़िया आराम से जो है काम होता रहेगा। तो ये जो फोर्सेज है हमारी, कोई भी फोर्स है वो कब बनी? जब कोई बड़ी वारदात हुई, बड़ी घटना हुई।
STF, STF का नाम सुने नहीं है? आपको लोग कोर्स के बारे में बता रहे हैं, गणित पढ़ लिया, गणित तो मान लो पढ़ चलता ही रहेगा। STF नाम सुना होगा, स्पेशल टास्क फोर्स। क्या होती है स्पेशल टास्क? स्पेशल टास्क मतलब किसी स्पेशल काम के लिए बनाई गई। तो ये कब बनाई गई? ये बनाई गई तब जब लगभग 90 के दशक में, जब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में गुंडों का मतलब बहुत कह सकते हैं डकायत बहुत हुआ करते थे उस समय। जैसे मान लो तुम्हारे घर का कोई भी सदस्य है, थोड़ा बुजुर्ग है, मान लो तुम लोग तो 90 के बाद वाले हो, तुम लोग की डेट ऑफ बर्थ कब होगी? किसी की भी 1985 नहीं होगी, 86 नहीं होगी, 89 नहीं होगी, 90, 91, 92, 93, 94, 95 नहीं होगी। सब बाद वाले हैं 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2000 ऐसे ही होंगे सभी लोग। तो आप लोगों को ये सब बात का नहीं पता है, लेकिन उस समय का जो व्यक्ति है ना, उस समय का 90 के दशक में जो था, 90 के दशक के गाने और 90 के दशक के गुंडे बहुत पॉपुलर, ठीक है, उस समय बहुत भयंकर हुआ करते। तो उस समय क्या होता था कि पुलिस बेचारी होती, पुलिस इनको झेल नहीं पाती। तो जो पुलिस के पास लिमिटेड साधन होते थे, पकड़ पाती नहीं थी, फालतू घूमती रहती थी। अब वो लोग बढ़िया जो है खूब बेवकूफ बना रहते थे। दूसरी बात यह है कि जैसे मान लो आज हमने इनकी ड्यूटी लगा दी, अब इनको उस क्षेत्र के बारे में कोई आइडिया है नहीं। अब उस एरिया में जो गिरोह एक्टिव है वो इनको टांग ले गया। अब पता नहीं चल रहा है कि जो है श्याम सुंदर कहाँ चले गए। अब पहले ऐसे नाम होते थे पुलिस वाले, अब ये गायब हो गए। अब डिपार्टमेंट इनको ढूंढ रहा है, तो पकड़ने की बात तो गिरोह की बात दूर की हो गई, पहले तो अपने ही आदमी को नहीं बचा पा रहे, क्योंकि जंगल का इनको आइडिया नहीं है। इनको टहला दिया उसने, अब लो ये टहल रहे हैं, ये पकड़ ही ले गई। इनके सब असला राइफल ले लिया, सब बढ़िया उनको व्यवस्था हो गई उनकी, और इनको कह दिया कि ठीक है जाओ, अब ना आना दोबारा। तो ये बोले जान बचा के भागे, बोले कि नहीं ठीक अब नहीं आएंगे, तुमने हमको जिंदा ही छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात। तो जब ऐसे भगाया गया तो पुलिस की जो ताकत है वो कम होने लगी, और जो गिरोह थे उनकी जो शक्ति बढ़ने लगी, क्योंकि उनके पास सरकारी असलहे पहुँच गए। अब इनको इनसे छीन लिया, 2-4-10 लोगों से और राइफल छीन ली। अब उनके पास है राइफल बड़ी हो, और तुम्हारे पास भी राइफल है, तो काहे डरेगा वो? सरकारी असलाह जो होता है वो सबके पास नहीं होता ना, और राइफल की टक्कर जो है अच्छी से अच्छी बंदूक नहीं ले पाएगी, अच्छी बंदूकें नहीं ले पाएंगी, राइफल होती है। अब वो सरकारी के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को रखने का अधिकार नहीं है। सरकारी असलाह अलग होता है, उसमें एक नंबर पड़ा होता है, वो नंबर अगर पता चल गया पुलिस को, मतलब सरकारी असलाह वो चीज़ है कि अगर तुमने उसका पुर्जा भी भेज दिया ना तो सरकार पता लगा लेगी, गोली से पता चल जाता है। सरकारी असलाह का जो लोहा होता है उससे ही पता चल जाता है कि सरकारी है। लोहा तक नहीं बेच सकते हो, अगर तुमने राइफल के 5 टुकड़े करके उसका लोहा बेच दिया तो लोहा से पता चल जाएगा कि सरकारी आइटम तुम्हारे पास था, और तुम्हारा निपटारा हो जाएगा। AK-47 किसको मिलती है? AK-47 बहुत जो सीरियस जगह में रहते हैं लोगों को मिलती है, एडवांस मतलब बहुत रिस्क वाली जगह में। जैसे कभी भी आप देखेंगे राजधानी लखनऊ में आप देखेंगे जब पुलिस रात में खड़ी होती है तो AK-47 के साथ खड़ी होती है, कि उस समय तो बड़ी वारदात हो सकती है, कोई बड़ा कांड हो सकता है, तो वो छोटी मोटी बंदूक लेके नहीं खड़े होते थे सीधा, क्योंकि उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा है AK-47 की कि अगर एक अकेला व्यक्ति AK-47 के साथ है तो 100 आदमी उसका कुछ नहीं कर सकता, 100 को उड़ा देगा, एक बार में 100 राउंड मारती। सबसे बड़ी नहीं, उसमें क्या होते हैं, एक बार में 100 राउंड का मतलब पहले समझ लो। ऐसा नहीं कि एक बार मारा तो 100 गोलियां निकली, ऐसा नहीं। एक बार मारा तो 100 निकलेगी, एक बार में 100 गोलियां उसमें आ सकती हैं। हाँ, तड़ मार के चली जाओ, समझ गए।
और राइफल में क्या है, एक बार में 5 ठो आती है। पहले 5 बनी, तुमने पहले मारी एक, फिर घोड़ा चढ़ाओ, फिर दूसरी, फिर घोड़ा चढ़ाओ, तो उसमें घोड़ा वोड़ा चढ़ाने में लगता समय। अब 5 जैसे ही खत्म तो फिर पूरा उसकी मैगजीन निकालो, फिर उसमें गोलियां मारो, फिर लगाओ, तो इसमें टाइम बहुत लगता है। उतनी देर में पता चला तुमको किसने उड़ा दिया। अब तुम्हारी बंदूक में 100 गोलियां है, लॉक लगा हुआ है, लॉक जैसे ही खुला शुरू, अब 100 गोलियां बहुत होती है, चाहे जितनी पब्लिक आ जाए भून के दर देगी। अब दोबारा उसमें गोली भी नहीं भरना, एक ही बार में काम हो जाएगा। हाँ, तो यही चीज़, यही पॉइंट है कि अगर वही चीज़ अगर किसी ऐसे आदमी के हाथ में चली गई, इसीलिए सरकारी असलाह अगर किसी दूसरे के हाथ में चला गया तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मतलब जो फोर्स होता है, फोर्स, उसके पास जो असलाह होता है, वो अपने जान से ज़्यादा असलाह की चिंता करता है। तकिया के नीचे डाल के सोते हैं वो लोग, क्योंकि जानते हैं अगर चला गया ना तो नौकरी भी जाएगी, जेल अलग हो जाएगी, जितना पैसा मिलने वाला वो सब नहीं मिलेगा, सब सीज हो जाएगा, टोटल अकाउंट सब सीज हो जाएगा अगर असलाह चला गया आपके यहाँ से। तो इसलिए वो लोग बहुत उससे सिक्योरिटी से। तो हुआ क्या कि जब ये गिरोह बहुत एक्टिव हो गए, पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गया, तो एक बहुत खतरनाक उसमें से उस समय का व्यक्ति निकला, श्री प्रकाश शुक्ला, गोरखपुर का। मैं तुमको एक दो बार बताया, गोरखपुर का, उसकी उम्र मात्र 17 साल, समझे। और उसको जो है उसका खौफ इतना भयानक था उत्तर प्रदेश के अंदर कि उसके सामने नहीं आता था। अब उसको पकड़ना असंभव था क्योंकि उसके पास वो विदेशी असलहे थे उसके पास, लाखों करोड़ों रुपए के। तो उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही थी पुलिस, तो उसके लिए बनाई गई एक अलग से फोर्स, उसके लिए स्पेशल, समझिए, उसको मारने के लिए स्पेशल पुलिस बनाई गई। और वो कौन है? एसटीएफ का निर्माण किया गया। और एसटीएफ को ये काम दिया गया, जैसे पुलिस से ही अच्छे अच्छे अधिकारी, मतलब अच्छे वो पुलिस वाले उठाए गए जो फिट हैं, हाइट अच्छी है, निशाना अच्छा है, एक्टिव है, दौड़ सकते हैं अच्छा, ऐसे लोगों को चुना गया। पहले उनकी पूरी चेकिंग हुई, फिर उनको बोला गया कि अब तुम वर्दी नहीं पहनोगे, आज के बाद सादे में रहोगे, कोई तुम्हारी ड्यूटी नहीं लगाएगा, सैलरी उतनी ही आएगी और थोड़ा ज़्यादा ही आएगी, 10-15-20 हज़ार और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तुम रिस्क झेल रहे हो। अब तुम्हारा काम केवल जंगलों में घूमना है और इसको निपटाना है जल्दी से। तो फिर ये गठन हो गया, इसका जब गठन हो गया तो इसका पूरा हेडक्वार्टर है अब तो लखनऊ में, एसटीएफ का पूरा हेडक्वार्टर है, इतना वीआईपी कि आप देख के दंग रह जाएगा, बिल्कुल बड़ा बड़े बड़े ऑफिस बने हुए भयंकर। और एसटीएफ एक पूरा डिपार्टमेंट बन गया मतलब आने वाले समय। और जब भी हमारे यूपी में, अब आप देख रहे होंगे कि डकैत समाप्त हो गए, इनके हमारे बचे नहीं पाते हैं। जैसे कोई आया, जैसे कोई बनने का प्रयास करता है, ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इनकी 10 लोगों की टीम निकल पड़ती है और इनके पास गोली मारने का पूरा अधिकार है, अगर मार देगा कोई केस दर्ज नहीं होगा इनके खिलाफ। वो ऑर्डर लेके जाते हैं हमारे ऑफिस से, ऑर्डर लेके जाते हैं कोर्ट का, और जैसे कोई सर उठाने का प्रयास करता है वो निपटा देते हैं, कोई डेवलप ही नहीं हो पा रहा है। तो तब से ये सब गुंडा राज खत्म हो गया। अब इसका काम है केवल यही सब, बाकी इन लोगों का कोई काम नहीं होता है, खाली पड़े रहते हैं लोग। ऐसे कहो 10 दिन कोई काम ना हो, कहो 10 दिन इतना काम हो कि इनको रात दिन पूरा लगा रहना पड़ता है, तो इस तरीके का इनका काम है। आईबी, सीबीआई, ईडी, ये सब क्या है? सब फोर्सेज हैं ये। और समझिए, नारकोटिक्स, हाँ 5 बजे कोचिंग है, कोचिंग है 5 बजे का। यदि घर जाकर कुछ है बताओ आईबी क्या है? अरे ये सब जान लो, पिक्चरों में कितना दिखाते हैं, तुम लोग कहाँ देखते हो पिक्चरों में? खाली ये देखते हो तो अच्छा हमारा इसको पकड़ रहा है, इसको पकड़ रहा है, इसका मतलब नहीं। इतनी पिक्चरें बन चुकी हैं ऐसी फिल्म में, इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरें बन चुकी हैं, उसमें देखो तो ये सब दिखाया जाता है, उसमें इतना काम करेगा शायद दिखाया जाता है। आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो।
इंटेलिजेंस ब्यूरो। ब्यूरो की स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है। ऐसे करके है कुछ, मतलब मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत अलग डिफरेंट सी स्पेलिंग होती है इसकी ब्यूरो की। BAEURO ऐसे करके ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब इंटेलिजेंस क्या होता है जरा बताओ। हाँ? होशियार। तो ये ऐसे पुलिस है जो होशियार करके चिल्लाती है। इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं? जैसे मान लो कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे इस स्कूल में एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? इंटेलिजेंस बराबर थोड़े ना आएगी, सुविधाएं देखी बात नहीं। इंटेलिजेंस का मतलब होता है खुफिया विभाग। खुफिया इंटेलिजेंस कहते हैं जिस डिपार्टमेंट का या जिस देश का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बढ़िया नहीं है, वो देश हमेशा खड़े रहता है। अब इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्यों बनाया गया, इसके पीछे भी कारण है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट बहुत सारी कहानियां। एक बार अमेरिका ने इंडिया के पोर्ट मतलब एक बंदरगाह में अपना सेंटर बनाया अमेरिका, और वहां से वो पूरी मतलब निगरानी रखा गया। इंडिया को ये बात पकड़ने के लिए बहुत सामना, और उसके चक्कर में बहुत सारा नुकसान इंडिया में हुआ, क्योंकि उनको सब पता चल जाता है कि ये क्या कर रहा है, कौन सा प्लानिंग कर रहा है, तो कुछ करने नहीं देता। तो ये हुआ कि यार ये सब पता नहीं चला है कौन अपने नजर रखे। अमेरिका के पास तो डिपार्टमेंट था, उनका काम खाली क्या था, नजर रखना। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का काम कुछ नहीं होता, खाली क्या करते हैं, नजर रखते हैं। किस पे? देश के अंदर जो कांड करने वाले लोग हैं, कांड करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, या देश के अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं, देश के अंदर आ गए, घुस गए, वहां से काम करते हैं, तो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट इसलिए कराया गया, खुफिया विभाग, कि एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए, एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो खुफिया चीजों की जानकारी रखे, क्योंकि अगर जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक सारी सेनाएं बेकार हैं। तुम्हारे पास खूब बड़ी सेना है, लेकिन सेना को यही नहीं पता कि करना क्या, तो सेना बेकार नहीं जानता। 100 लोगों की फौज है तुम्हारे पास, तो सब आराम से सो रहे रात में, वो आक्रमण हो गया तो 100 के 100 निपट जाएंगे। लेकिन अगर खुफिया विभाग बढ़िया है, इंटेलिजेंस आपका अच्छा है, तो तुरंत आगे बता देगा भैया हमला होने वाला है, सब रेडी लो, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। ये इसकी जरूरत पड़ी, इसलिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, जो कि हमारे देश में आज भी कार्यरत है बढ़िया से, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अच्छा डिपार्टमेंट है। CBI क्यों नहीं बनती? छुट्टियां होती हैं, सब जगह होती हैं, और वहाँ भी तो अल्टीमेटली इंसान ही काम कर रहा है। देखो होता क्या है कि जब हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं हमारा दिमाग भी उसी तरह से काम करता है। अगर आपको 5 साल पुलिस में रख दिया जाए तो आपका दिमाग पुलिस की तरह चलेगा ऑटोमेटिक, 5 साल में रंग चढ़ जाएगा पूरा फुल, ठीक है, फिर तुम हर व्यक्ति को अलग स्टाइल से देखोगे। अगर आर्मी में रख दिया जाए 5 साल तो तुम्हारा दिमाग आर्मी की तरह सोचेगा। टीचर बना दिया जाए तो हमेशा ज्ञान देने के चक्कर में रहोगे, किसी को पकड़े तो देने थोड़ा बहुत ज्ञान, टीचरों की समस्या।
तो जिसको पकड़ते हैं उनको तो कुछ बता नहीं देता था, मन हल्का हो जाएगा इसी में। तो वो मस्तिष्क भी वैसा ही हो जाता है इंसान का जब काम करता है। तो ये लोग जो लोग हैं ये सब जब जाते हैं तो ये साधारण व्यक्ति होते हैं, पेपर पास करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ की बातें और वहाँ के एक्शन देखते हैं ना 2-3 साल, तो ये बिल्कुल ट्रेंड हो जाता है। तो हम जान जाते हैं कि अब हम एक अलग तरह के व्यक्ति हो चुके हैं, अब हम नॉर्मल आदमी नहीं रहे। ठीक है, तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका नाम क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये क्या है? सेंट्रल ब्यूरो। अच्छा बताओ, ब्यूरो जो शब्द है इसका क्या मतलब है? हाँ, ब्यूरो मतलब संगठन है। अब ये एक शब्द इसमें लिखा गया इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेट करती है। जैसे मान लो पता चल गया कि तुम जो है कोई कांड करने वाले हो, ये खबर आ गई। अब तुम चाहे जौन से डिपार्टमेंट के हो, CBI वाले के अंदर इतनी पावर है कि तुमको ट्रैक कर सकता है और तुमको पकड़ सकता है। तुम उससे ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं तुम कहाँ आ गए, हमें जो मन करेगा करेंगे, हम खुद पुलिस में बोलेगा हाँ हो गए। पुलिस से बहुत बड़ी चीज़ है, पुलिस कुछ नहीं है इसके सामने, पुलिस वाले थरथरा जाते हैं जब ही आते हैं, समझे? CBI ये किसी के ऊपर भी जांच कर सकते हैं, किसी की भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि जरा सा जब कोई बड़ा कांड हो जाता है तो लोग कहते हैं CBI मांग करते हैं, CBI जांच हो। समाचार वगैरह में सुनते नहीं आप, जैसे सुशांत सिंह ने जब फांसी लगा ली थी, सुशांत सिंह राजपूत, तो ये हुआ था कि यार वो CBI जांच हो तभी पता चलेगा, क्योंकि जब जो CBI जांच होती है वो बहुत हार्ड होती है और वो इतनी पावर लेके आते हैं कि वो किसी की सुनते नहीं, मतलब उन्हें जो करना चाहता है। और अगर CBI जांच में किसी व्यक्ति ने सहयोग नहीं किया तो वो क्राइम की श्रेणी में आता है। अगर मैं मान लीजिए CBI अधिकारी हूँ, मैं आया, मान लो आपकी कोई दुकान है, मैं आया, मैंने उनसे पूछा ये बताओ जो सुशांत सिंह फांसी लगाई है 10 से तुम्हारे पास ले गया, उनको याद है कितने लीटर की ली थी? अब तुमने कहा कि मैं क्यों बताऊं, मेरा मत। तो अगर तुमने कह दिया कॉपरेट नहीं किया, कॉपरेट नहीं किया, देन यू आर आल्सो अ क्रिमिनल। हाँ, तो आप कॉपरेट करिए, नहीं पता है तो पता करने का प्रयास करिए। हाँ, अगर हमें शक हो गया कि आपको पता है लेकिन आप कॉपरेट नहीं कर रहे, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी धारा लगा के बंद कर देगा, कुछ नहीं कर पाओगे। वो खाली लिख देगा कि सरकारी जांच में सहयोग न करने के उसमें संदर्भ में बंद किया जाता है, लिख। और जब तक वो क्लियर होगा तब तक 2-4-5 महीने निपट चुके होंगे। ये है शक्ति CBI की, तो कॉपरेट करना पड़ता है जांच में। तो CBI अपने आप में बड़ी पावर है। ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको क्या बोलते हैं? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। अब ये क्या चीज है? ED का नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा। अभी क्या है ना कि अभी क्या है, आजकल बहुत सारे साधन हो गए हैं जानकारी इकट्ठा करने के, इसलिए लोगों को पता चलता है। नहीं तो पहले इंटर पास बच्चे से तुम अगर ये पूछ ले ना ED क्या है, तभी ना बता पाएगा, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। ED क्या? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये क्या करती है? ये जो देश में बड़े बड़े घोटाले होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े घोटाले होते हैं, मतलब कि अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के जो घोटाले होते हैं, तो उनकी जो छापेमारी और जांच है वो ED करती है, वो CBI नहीं कर सकती है। क्योंकि CBI हमेशा तभी
इन्वेस्टिगेशन करती है जब कोई क्राइम हो जाता है, समझिएगा, क्राइम से संबंधित काम सीबीआई का है। जैसे मान लीजिए कि करोड़पति आप आदमी हैं और आपने किसी का मर्डर कर दिया, या किसी का पैसा गलती से आपने अपने अंडर में ले लिया और उसको निपटा दिया, ऐसा करके कुछ कर दिया, क्राइम कर दिया। अगर क्राइम की श्रेणी में आपने काम किया, क्राइम के श्रेणी में बड़ा क्राइम, अगर बड़ा क्राइम आपने कर दिया और वो क्राइम की श्रेणी में आ गया तो सीबीआई जांच होगी। लेकिन अगर आपने किसी को मारा वारा नहीं, केवल पैसे का खेल कर दिया आपने, करोड़ों अरबों रुपए का इधर उधर हेराफेरी कर दी, तो अब चूंकि ये आपने मर्डर तो किया नहीं, किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई, किसी को गोली नहीं मारी, तो आपकी सीबीआई जांच नहीं होगी, आपके ऊपर शिकंजा कसेगी ईडी। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति है, अब है आप एक प्राइमरी मास्टर, ठीक है, और चश्मा लगाया हुआ जो है हीरे का, हाँ, इनकम टैक्स अलग होगा। जैसे मान लीजिए पता चल गया कि आपने 10 करोड़ का गेम दिया और एक टीचर होकर आपके पास हीरे का चश्मा जिसमें डंडी लगी हुई है, ये हीरे की, ठीक। अब ये बात पता चल गई, रिकॉर्ड में आ गया। अब ईडी आपसे पूछताछ करेगी। अब आप अगर उसका क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाए, सफाई नहीं दे पाएगी, पैसा आया कहाँ से, तुमने जो है हीरे की डंडी बनवा ली, मतलब जो है 75 करोड़ का तुम्हारा खाली चश्मा, समझे, और 15-20 लाख की पर्स है। अभी देखा जाए तो हीरो हीरोइनों के पास खूब इस तरह की चीज़ें हैं, 10 लाख का पर्स लिए घूम रहे हैं, कौन जो है 50 लाख की सैंडल पहने घूम रही, लेकिन उनके पास पैसा कहाँ से आया इसका स्रोत बता देते हैं लोग, भैया हमने पिक्चर बनाई, हमको 75 करोड़ मिले, तुमको क्या दिक्कत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम बता नहीं पा रहे हो, क्लियर नहीं कर पा रहे हो, पैसे का स्रोत नहीं बता पा रहे हो, पैसा है तुम्हारा, तो ईडी तुम्हारे ऊपर जांच कर देगी, आदेश कर देगी और पूछताछ करेगा। सुनो, 10-10 दिन तक पूछताछ होती है, एक दिन में 12-12 घंटे पूछताछ होती है, 12-12 घंटे, जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं हो जाती छोड़ा नहीं जाएगा। महीनों कई बार बंद रखा जाता है व्यक्ति को, निकलने नहीं देते हैं, पूछताछ होती है, पूरा रिपोर्ट बनाते हैं, तब जाके छोड़ेगा, ठीक है। तो अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है ईडी। अच्छा, अब ये जो डिपार्टमेंट आपने देखे ये वाले सारे, यहाँ पे पहुँचने का रास्ता क्या है, एसएससी, और क्या एसएससी ही है, इन सभी जगहों में आपको पहुँचाएगा एसएससी। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी लगेगी, एसएससी का पेपर देंगे, सीबीआई में नौकरी लगेगी, एसएससी का पेपर देंगे, ईडी में नौकरी लगेगी, एसएससी का पेपर देंगे। हाँ, नंबर के हिसाब से डिपार्टमेंट मिलता है। एक और लिखा मैंने, नारकोटिक्स, नारकोटिक्स ये क्या चीज, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है हमारे भारत देश में, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ये क्या है, इस डिपार्टमेंट का काम है नशा, चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन की तस्करी रोकना। अब पता चला कि तुमने जो है चरस बेच रहे हो, तो ये जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है इसके जो अधिकारी होते हैं वो यही सब करते हैं, उनका काम केवल है ड्रग्स की तस्करी रोकना, ड्रग्स की तस्करी रोकना। और ड्रग्स की तस्करी पे सबसे आगे होता है कौन, महिला है। ड्रग्स की तस्करी में सबसे नंबर 1 पे जिनका नाम मिलता है तो महिला होता है। और दोनों कैसे होती तस्करी, समझिए कितनी भयानक लेवल पर होती है। जब आप तस्करी करेंगे तो जांच तगड़ी होती है, भयंकर जांच होती है, मतलब ये मान लीजिए कि पूरा चेक किया जाएगा हर तरह से, और उसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, नहीं ऐसा नहीं। अब उसमें क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी पकड़ी गई जो ऑपरेशन करा के अंदर डल रही,
पेट का ऑपरेशन करा के अंदर ड्रग्स भरा हुआ रैप कर मेटल में। अब उनको उनको बॉर्डर पार करना, समझिए मत, ये सब होता है। ऑपरेशन कराया, उड़िया अंदर डल रहा सिलवा दिया। अब मान लो बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश गए, डॉक्टर मिला, उड़िया निकाली, पुलिस से अब जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी है वो बेचारा पकड़ नहीं पाए, उसने तो सब चेक कर लिया, उसमें दोनों डिपार्टमेंट होते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों डिपार्टमेंट होते हैं, तो पूरी स्कूल चेकिंग हो गई। अब उसको कहीं देखा ही नहीं कहाँ दवाया। अब उसे अब ये जो खुलासा हुआ ऑपरेशन वाला, ये बहुत साल बाद हुआ। अच्छा हुआ क्या, ऑपरेशन जो ऑपरेशन तो एक आदमी पीछे से ऑपरेशन कराते हैं। दूसरी बात, अगर तुमको कहा जाए कि 5 करोड़ तुमको मिले, तुम कहोगे अरे करते यार क्या दिक्कत, खा पी को बराबर होता है, ऑपरेशन कौन सी बड़ी बात, हाथ के अंदर डलवानी अंदर, और क्या बहुत महंगा होता है। इसे चाटने का भी मिलता है 50 लाख इतना ज़्यादा, समझे। तो बीड़ी की तम्बाकू नहीं है कि जो है 5 रुपया के 5 किलो, चाहे जितना पियो। इसे खाने वाला ऐसा होता है, तुमने ऐसे मुंह सुंघा दिया, ये तुमको ये चटा दिया, ठीक। अब तुम उठोगी 2023, 2022 तुम्हारा ऐसे है। अब तुमको कौन लिए जा रहा है, कहाँ लिए जा रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है वो खूब, अभी सुशांत राजपूत और सब जितने बड़े बड़े सब, ये दिव्या भारती और सब जो बड़े बड़े कांड हुए हैं, इनकी मौतें हो गई, सब इसी में होगी। ये तो खूब लेते हैं, और उनके लिए 50,000 60,000 1 लाख की रुपये, वो 10 करोड़ की पिक्चर बना रहा है, एक पिक्चर में 10,000 एक साल शूटिंग में 10 करोड़ उससे मिल गया, तो वो 50,000 40,000 तक खूब पैसा करते हैं, के लिए करते हैं। अब जैसे कल ही अब उसे होता नहीं, वो क्या करना है, फांसी लटक रहा है, 5वीं बिल्डिंग से कूद रहा है, तुम उसे 75 वाले फ्लोर से गिरा दो, उसे कुछ करना पड़ेगा। बस चढ़ा लिया, या आपस में बैठ के दोनों ने खाया पिया, और उसके बाद धक्का दे दिया, और 75वें फ्लोर से भाई ये वैलिड नहीं है ना, तस्करी होती है, चोरी से बिकता है, चोरी से। अब ये कौन बेच रहा है, ये पुलिस को देखना पड़ता है। कई बार बहुत सारे पान वाले, अब देखिए पान वाले के पास मिलता है, लेकिन पान वालों की औकात करीब गांजे है, ड्रग्स रखने की औकात उनके अंदर नहीं है। अगर वो खा गया ना पुलिस वाला, गांजा रखता है, गांजे गोली वोली नहीं बनाए रखते रहते हैं। तो जैसे वो आते हैं रिक्शे से वाले, तो आते हैं कहते भैया दवाई, तुरंत ऐसे पकड़ा देता बिल्कुल, अपना उठा के सो जाता, समझे, इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो हाईटेक नशा, ये आपको जल्दी साधारण लेवल पे नहीं मिलेगा, तो इसके लिए भी एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ा है भारत सरकार को, तस्करी रोकने के लिए, नारकोटिक्स। इनका काम खाली क्या है, यही पता लगाते रहते हैं दिन भर। फिर भी देखो, डिपार्टमेंट होने के बावजूद केवल 20% तस्करी रोक पाते हैं बस, क्योंकि थोड़ी बहुत तस्करी ये भी कराते हैं। मान लो इतने मुश्किल से नौकरी लगी है, उसकी पेपर पर पास आके पहुंचा है, तो कहेगा ऐसा अच्छा चल ले जाओ, अच्छा ठीक ले जाओ, बस एक काम करो, जो 2 झोले में पैसा भर के लाओ, तो उसमें एक हमारे बाद में देना होगा। हाँ साहब बिल्कुल, तो ठीक है ले जाओ, हो गया व्यवस्था, ठीक है। तो वो तो अपनी अपनी उसकी बात है कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति। अब अगर अड़ गए, बिल्कुल अब डटे हुए हैं, हाँ, अब मान लो कि पकड़ में आ गया, अधिकारी ही फंस गया, अब अधिकारी पैसा खाए हुए तस्करी करा रहा है, नहीं, CBI की जांच होगी, क्राइम है ये
क्राइम है, पैसे से संबंधित तो है ही। उसके बाद जो ड्रग्स तुमने भेज दिया, उन ड्रग्स से कितने लोग मरेंगे अभी। हाँ, तो ईडी की तो तब हो गई बहुत जरूरत से ज़्यादा संपत्ति है। ठीक है, वो तो दोनों, वो तो केस के ऊपर है कि किस हिसाब का केस आपके खिलाफ दर्ज हुआ है। आर्थिक पूरा मतलब पैसे का गबन का केस दर्ज हुआ है कि किसी के जान माल की नुकसान वाला केस दर्ज हुआ है, तो वो तो केस दर्ज करने वाले पे है। अगर उसने केस बढ़िया बना दिया तो सारी जांच एक साथ हो जाएगी। जैसे डॉक्टर कभी कभी ऐसा लिख देता है, कम से कम 10-15 हज़ार की जाँच करा लेता है एक बार। ठीक है, तो वो तो जांच के ऊपर है, कैसा अधिकारी ने कैसा पेपर बनाया है तुम्हारा। और कोई फोर्स है? बहुत सारी फोर्स है, कम से कम इसको बताने के लिए ये इंटर लेवल भी है, ग्रेजुएशन लेवल भी। जो इंटर लेवल है वो CHSL का पेपर देते हैं लोग, CHSL। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हायर से, इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? हाँ, फुल पेपर का होता है लास्ट CHSL। कब CHSL होता है 12th स्टैंडर्ड, कौन सा? और CGL कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल, ये होता है ग्रेजुएट होने के बाद। हाँ बिल्कुल, दोनों ही सभी डिपार्टमेंट में आपकी एंट्री कराएंगे। लेकिन अगर आप CHSL पास करके जाएंगे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, तो आपको सिपाही बना देगा। सैनिक, सिपाही, अधिकारी नहीं। ये बाबू बना देगा कि अच्छा 5 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, हाँ अधिकार, टाइपिंग कर करके उसको सीट बना रहा है। इस टाइप के लोग होते हैं ऑफिस में, तो वो रिकॉर्ड रखने वाला बाबू बना देगा। हाँ, कांस्टेबल टाइप बना देगा। और अगर CGL क्वालिफाई करके आप गए, मतलब ग्रेजुएशन वाला, तो 2 स्टार मिलेंगे, इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सीधा पहुंचाएगा। फिर आगे चल के 3 स्टार मिलेंगे, और जो छापे आपे मारते हो ये लोग। हाँ, डिपार्टमेंट तो वही है। हाँ, अब जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स में जाने के 2 रास्ते, CHSL, CGL। CHSL से जाओगे तो बाबू बनोगे, खाली लिस्ट बनाते रहोगे, और CGL से जाओगे तो अधिकारी बनोगे। तो लिस्ट बनवाओगे, इतने लोगों का नाम चढ़ाओ, इतने लोगों पर आज जांच करनी है, इतने लोगों के ऊपर एक्शन लेना है, तो वो खाली बोलते हैं वो लोग कि इतना करो। हाँ, फिर वो पेपर दे दे के लोग प्रमोट होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है प्रमोट होना, फिर इतना आसान नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक।